चारों डाकू शराब के नशे में धुत पड़े हुए थे। सामने वाले दरख्त पर लालटेन रोशन थी। शाहिद अली उसकी रोशनी से अपने आप को बचाता हुआ बाएं जानिब से होकर कदम कदम करके चलता ऊंचे दरख्तों की ढलान पर आ गया। ढलान उतरते वक्त उसकी रफ्तार अपने आप तेज हो गई और लोहे के कड़े उसके टखनों से टकराने लगे, जिससे तकलीफ शुरू हो गई। शाहिद अली बैठ गया और चारों हाथ पांव पर ढलान उतरने लगा। इस तरीके से वो बड़ी जल्दी ढलान उतर गया। अब उसके सामने अंधेरा और खतरनाक जंगल था, जिसमें से उसे कदम कदम चलकर रास्ता तय करना था। बहुत जल्द उसको मालूम हो गया कि कदम कदम भी ज्यादा देर तक न चल सकेगा। लोहे के कड़े उसके टखनों से टकरा टकरा कर दर्द पैदा कर रहे थे, मगर उसकी मजबूरी थी, वो रुक नहीं सकता था। खा उसके टखने लहू लुहान हो जाएं, उसे चलते जाना था और डाकुओं की कमीनगाह से दूर निकल जाना था। वो ज्यादा तेज चल भी नहीं सकता था, इसके बावजूद वो चलता गया। उसने सुन रखा था कि नजीबाबाद का ये जंगल खूंखार दरिंदों और खतरनाक मूजी सांपों और दूसरे हशरातुल अर्ज से भरा पड़ा है, मगर जब जान पर बनी हो तो आदमी मौत के सामने से भी गुजर जाता है। शाहिद अली को अगर कोई चीज तकलीफ दे रही थी और उसको आहिस्ता चलने पर मजबूर कर रही थी, वो उसके पांव में पड़े हुए आहनी कड़े थे। ये खतरा भी उसके सर पर मंडला रहा था कि अगर कोई डाकू मुजरा सुनते सुनते उठकर उसकी खबरगिरी करने गार की तरफ आ गया और उस पर उसके फरार का राज खुल गया तो वहां शोर मच जाएगा और डाकू उसके पीछे निकल आएंगे। पुलिस से तो वो बचकर निकल जाया करता था, मगर इन डाकुओं से बच निकलना मुहाल था, क्योंकि ये लोग जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। वो जंगल का घेरा डालकर उसे बड़ी आसानी से पकड़ सकते थे, जबकि उससे भागा भी नहीं जाता था। मगर ये उसकी खुशकिस्मती थी कि अपनी कमीनगाह में तकरीबन सारे के सारे डाकू शराब में मदहोश थे और तवाइफ के मुजरा गाने की आवाज भी उसे दूर तक सुनाई देती रही थी, जो अब सुनाई नहीं दे रही थी। अगर कोई शय उसके काम आ रही थी तो उसका अपने खुदा की जात पर भरोसा और अपनी सख्त जानी थी। एक बार उसे लगा कि जैसे उसके टखनों से खून बहने लगा है। वो बैठ गया। उसने अपने टखने पर हाथ फेरा। खून नहीं निकल रहा था, मगर उसके टखनों की हड्डियां जैसे सूज गई थीं। अंधेरे में उसे अपने करीब ही घास पर कोई शय दिखाई दी। उसने हाथ लगाकर देखा। वो खद्दर का एक कुर्ता या देहाती किस्म की सदरी थी, जिसका आधा हिस्सा बारिशों की वजह से पड़े पड़े गल सड़ गया था। शाहिद अली ने उसे उठाकर झाड़ा तो उसका एक और टुकड़ा अलग होकर नीचे गिर पड़ा। ये खद्दर का गला सड़ा कुर्ता उस वक्त बड़ी नेमत थी। उसने उसके दो हिस्से किए और एक हिस्सा पांव के कड़े के गिर्द और दूसरा हिस्सा दूसरे पांव के कड़े के गिर्द अच्छी तरह लपेट लिया। अब वो उठकर चला तो उसको सुकून महसूस हुआ। लोहे के कड़े उसके टखनों से टकरा कर दर्द पैदा नहीं कर रहे थे। उसके बाद शाहिद अली ने अपनी रफ्तार तेज कर दी। समत का उसे कुछ अंदाजा नहीं था कि वो किस तरफ को जा रहा है। मामूली सा अंदाजा था कि उसका रुख मशरिक की तरफ है। ये जंगल ऐसा था कि कहीं तो दरख्तों के घने झुंड आ जाते थे और कहीं खुली जमीन आ जाती, कहीं कोई घाटी आ जाती, कहीं कोई पहाड़ी नाला। जमीन पहाड़ी भी थी और मैदानी भी। जंगल पर गहरा सुकूत छाया हुआ था। अभी तक उसे किसी जंगली दरिंदे की ना तो आवाज आई थी और ना किसी से उसका आमना सामना हुआ था। आहनी कड़ों पर कपड़ा लपेट देने की वजह से झाड़ियों और ऊंची ऊंची घास और ऊपर नीचे मैदान में से जल्दी जल्दी गुजरने लगा था। फिर भी आहनी कड़ों की वजह से उसकी रफ्तार एक हद तक ही महदूद थी। एक जगह खुली जमीन आई तो उसने नजरें उठाकर ऊपर आसमान को देखा। आसमान पर तारे चमक रहे थे। इन तारों से उसने अंदाजा लगाया कि अभी रात ढलनी शुरू नहीं हुई। वो चाहता था कि जल्दी से ये जंगल खत्म हो और वो किसी देहात या रेलवे लाइन पर पहुंच जाए। रेलवे लाइन पर आकर वो किसी न किसी स्टेशन पर पहुंचने के बाद डाकुओं से महफूज हो सकता था। लेकिन एक खतरा यह भी था कि उसके पांव में पड़ी हुई बेड़ियों को देखकर हर कोई ये समझने में हक बजानिब था कि वो जेल से भागा हुआ कोई खूनी कातिल है। वो सोचने लगा कि इन बेड़ियों यानी लोहे के कड़ों से किस तरह निजात हासिल की जा सकती है। बेड़ियां चाबी लगाकर खुलती थीं। इनमें छोटे छोटे चाबी के सुराख बने हुए थे। शाहिद अली मुश्किल से मुश्किल और पेचीदा से पेचीदा ताला खोलने में महारत रखता था। ये फन उसे ट्रेनिंग में सिखा दिया गया था, मगर इस फन पर अमल करने के लिए कम से कम लोहे की एक बारीक तार की जरूरत थी, जो उसके पास नहीं थी। आहनी कड़े इतने मजबूत थे कि उसे कोई लोहार ही छेनी और हथौड़ी की मदद से काट सकता था। खुदा खुदा करके जंगल का एक हिस्सा खत्म हो गया और आगे एक बहुत बड़ी नहर आ गई, जो दरिया मालूम हो रही थी। शायद वो कोई दरिया ही था। शाहिद अली ने दरिया में छलांग लगा दी और दूसरे किनारे की तरफ तैरने लगा। डाकुओं और अपने दरमियान दरिया के आ जाने से शाहिद अली अपने आप को महफूज समझने में हक बजानिब था। तैरते तैरते वो दरिया के दूसरे किनारे पर आ गया। उसने किनारे पर आते ही खड़े होकर सामने निगाह डाली। तारों की रोशनी में उसे सामने भी एक जंगल नजर आया।
اس نے دریا کے ساتھ ساتھ جنوب کو جانے کی بجائے سامنے جنگل کی جانب چلنا شروع کر دیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد اسے جنگل میں ایک روشنی سی جھلملاتی نظر آئی۔ روشنی دیکھ کر شاہد علی کو کم از کم اتنی تسلی ضرور ہوئی کہ وہ کسی انسانی بستی کے قریب پہنچ گیا تھا، جہاں وہ کسی نہ کسی دیہاتی کو اس کے مکان یا جھونپڑے سے جگا کر اس کی مدد حاصل کر سکتا تھا اور پاؤں کی بیڑیوں سے نجات بھی مل سکتی تھی۔ یہ خیال بعد میں اس کے ذہن میں آیا تھا کہ وہ گرفتار بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے جیسے وہ جھلملاتی روشنی کے قریب ہو رہا تھا، روشنی زیادہ صاف ہوتی جا رہی تھی۔ ذرا اور قریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ یہ درختوں کے نیچے ایک جھونپڑا ہے، جس کے باہر بانس کے ساتھ مٹی کے تیل کی لالٹین لٹک رہی ہے۔ وہاں کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا، جھونپڑی بھی خالی تھی۔ جھونپڑی کے باہر ایک مٹی کا چھوٹا چبوترا تھا۔ شاہد علی تھک کر چور ہو رہا تھا۔ وہ لالٹین کی روشنی سے ہٹ کر ایک درخت کی اوٹ میں بیٹھ گیا۔ سوچنے لگا کہ اگر یہاں کوئی آدمی نہیں ہے تو یہ لالٹین کس نے روشن کی ہے اور کس مقصد کے لیے روشن ہے۔ بیٹھنے سے اسے کچھ سکون آ گیا۔ آہنی کڑوں کے گرد اس نے جو چیتھڑے لپیٹے تھے وہ کھل گئے تھے۔ وہ انہیں آہستہ آہستہ دوبارہ ٹھیک طرح سے لپیٹنے لگا۔ اتنے میں اسے جھاڑیوں میں سرسراہٹ سنائی دی۔ شاہد علی نے اس طرف دیکھا جس طرف سے اسے سرسراہٹ کی آواز آئی تھی۔ پہلے تو وہ یہی سمجھا کہ یہ کوئی ریچھ یا شیر ہے۔ وہ درخت پر چڑھنے کی سوچ رہا تھا کہ اسے جھاڑیوں کے درمیان ایک انسانی سایہ نظر آیا جو جھونپڑے کی طرف آ رہا تھا۔ جب یہ انسانی سایہ لالٹین کی روشنی میں آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ ایک جٹا دھاری جوگی ہے، جس کے سر کے لمبے لمبے بال ہیں، جسم پر صرف گھٹنوں کے اوپر تک تہمت سے بندھا ہوا ہے۔ ایک ہاتھ میں ڈول یا لوٹا ہے، دوسرے ہاتھ میں نیزہ تھاما ہوا ہے جس کی انی لالٹین کی روشنی میں چمک رہی ہے۔ شاہد علی ایسی جگہ بیٹھا تھا کہ اس کو جھونپڑی کی طرف جاتے ہوئے اس کے قریب سے ہی گزرنا تھا۔ جوگی اس کی طرف بڑا چلا آ رہا تھا۔ شاہد علی احتیاط کے طور پر اٹھ کر ایک طرف ہونے لگا۔ کچھ آواز پیدا ہوئی جس کو سن کر جوگی وہیں رک گیا۔ اس نے شاہد علی والے درخت کی طرف منہ پھیر کر پوچھا، کون ہو؟ جوگی کی آواز میں نرمی اور ملائمت تھی۔ شاہد علی نے سوچا کہ اس جوگی کے سامنے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، شاید اس سے کوئی مدد ہی مل سکے۔ وہ اٹھ کر جوگی کے سامنے آ گیا۔ جوگی نے شاہد علی کو غور سے دیکھا اور بولا، بابا تم کون ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ شاہد علی نے کہا، مہاراج میں جنگل میں راستہ بھول گیا ہوں، رات آ گئی تو ڈر کر یہاں چھپ گیا تھا۔ جوگی ایک لمحہ خاموش رہا، پھر بولا، تو پھر وہاں کیوں کھڑے ہو؟ میری کٹیا میں آ جاؤ۔ شاہد علی کو حوصلہ ہوا کہ یہ جوگی اس کی ضرور مدد کرے گا اور کچھ نہیں تو کم از کم اس کو کسی قریبی شہر کا راستہ ضرور بتا دے گا۔ وہ جوگی کے پیچھے پیچھے چلتا اس جھونپڑی کے پاس آ گیا۔ جوگی نے بانس پر سے لالٹین اتاری اور جھونپڑی میں داخل ہو کر لالٹین ایک طرف رکھ دی۔ شاہد علی بھی جھونپڑی میں داخل ہو چکا تھا۔ جوگی شاہد علی کے گیلے کپڑوں کو دیکھنے لگا، تب اس کی نظر اس کے ٹخنوں پر پڑی۔ اس نے بولا، یہ تم نے اپنے پاؤں میں کیا ڈال رکھا ہے؟ شاہد علی جوگی کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ سوچنے لگا کہ وہ جوگی کے آگے اپنے پاؤں میں پڑی بیڑیوں کے بارے میں چاہے کچھ بھی وضاحت کیوں نہ کرے اور کتنا ہی کیوں نہ چھپائے، جوگی فوراً سمجھ جائے گا کہ وہ ایک مفرور قاتل ہے جو جیل توڑ کر بھاگا ہے۔ شاہد علی نے حقیقت بیانی سے کام لیتے ہوئے جوگی سے کہا، مہاراج میں جنگل میں اپنے دوست کے ساتھ شکار کھیلنے آیا تھا۔ ایک جگہ اچانک شیر نکل آیا، ہم دوڑ پڑے اور یوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ میں جنگل میں راستہ بھول گیا اور ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے مجھے پکڑ لیا۔ انہوں نے میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر مجھے ایک غار میں بند کر دیا۔ آج رات مجھے موقع مل گیا اور میں بیڑیوں سمیت فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ جوگی بڑے غور سے شاہد علی کی کہانی سنتا رہا، پھر کہنے لگا، تمہیں یہ لوہے کی بیڑیاں تو بہت تکلیف دے رہی ہوں گی۔ شاہد علی بولا، کوئی بات نہیں، میں نے ان کے گرد کپڑا لپیٹ لیا ہے۔ جوگی بولا، نہیں نہیں بچہ، میں ابھی اس کا بندوبست کرتا ہوں۔ یہاں قریب ہی ایک لوہار رہتا ہے، میں اسے بلاتا ہوں، وہ چھینی ہتھوڑے سے ابھی یہ بیڑیاں کاٹ دے گا، پھر تم آرام کرنا، صبح ہوتے ہی میں تمہیں اگلے گاؤں چھوڑاؤں گا۔ اتنا کہہ کر جوگی اٹھا اور جھونپڑے سے نکل گیا۔ جاتے جاتے شاہد علی سے کہہ گیا، بچہ جنگل میں اکیلے نہ جانا، اس جنگل میں رات کو ایک آدم خور شیر پھرتا ہے۔ جوگی کے جانے کے بعد شاہد علی نے لالٹین کی روشنی میں ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کہیں سے کوئی لوہے کا تار یا اس کا ٹکڑا مل جائے اور وہ بیڑیوں کے تالے کھول سکے۔ جوگی کا نیزہ جھونپڑی کی دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا، اس کے ساتھ لپٹی ہوئی کوئی چیز چمک رہی تھی۔ شاہد علی نے اٹھ کر دیکھا، وہ لوہے کی باریک تار تھی جو جوگی نے نیزے کی انی کے گرد لپیٹ رکھی تھی۔ شاہد علی نے تھوڑی سی کوشش کے بعد تار نیزے سے الگ کر لی، پھر اس کی نوک کو سیدھا کیا اور بیٹھ کر اس کے ایک آہنی کڑے کے تالے کو سوراخ میں ڈالا اور اسے خاص ترتیب میں گھمانے اور پھرانے لگا۔ دوسرے ہی لمحے تالا کھل گیا۔ اس نے فوراً بیڑی الگ کر دی۔ اسی طرح شاہد علی نے دوسری بیڑی کا تالا کھول کر اسے بھی الگ کر دیا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اسے اس مصیبت سے نجات ملی۔ وہ جھونپڑی سے نکل کر باہر جو چبوترا تھا اس پر بیٹھ گیا اور جوگی کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ ایک تو وہ رات کے اندھیرے میں اب جنگل میں سفر نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ اسے جوگی نے کہہ دیا تھا کہ آگے جنگل میں رات کو آدم خور شیر پھرتا ہے۔
दूसरे वो जोगी से ये मालूम भी करना चाहता था कि वो किस जगह पर है और आगे कौन सा बड़ा शहर है। कुछ देर के बाद शाहिद अली को दो आदमियों की बातें करने की आवाज आई। एक आवाज जोगी की थी और दूसरी आवाज किसी और आदमी की थी। पहले तो उसको यही ख्याल आया कि जोगी लोहार को साथ लेकर आ रहा है, लेकिन इस किस्म के हालात में हर किसी पर एतबार कर लेना एक अक्लमंद कमांडो के मसलक के खिलाफ बात है। शाहिद अली के दिल में भी कुछ शक पैदा हुआ। वो चबूतरे से हटकर कुछ फासले पर एक दरख्त के पीछे छुप कर बैठ गया। अंधेरे में दो इंसानी साए उभरे। इनमें एक जोगी था और दूसरा कोई और आदमी था। वो धीमी आवाज में बातें करते शाहिद अली के जरा करीब से गुजरे तो उसने सुना जोगी दूसरे आदमी को कह रहा था, वो झोंपड़ी के अंदर ही होगा, कहीं जाएगा नहीं, फिक्र न करो। शाहिद अली का शक दुरुस्त साबित हुआ। ये जोगी अपने साथ सफेद कपड़ों में पुलिस का कोई आदमी लाया था जो यकीनन मुसल्लाह भी था। शाहिद अली दबे पांव उठा और उसने अंधेरे में जिस कदर उसे नजर आ रहा था सामने की जानिब दौड़ना शुरू कर दिया। वो कुछ दूर ही भागा था कि पीछे से पिस्तौल के फायर के धमाके की आवाज आई। सारा जंगल गूंज उठा। जोगी और उसके साथ आया हुआ पुलिस का आदमी उसे झोंपड़ी में न पाकर उसके पीछे पीछे आ रहे थे। पिस्तौल का फायर जोगी के साथ आए हुए पुलिस के आदमी ने ही किया था, मगर शाहिद अली अब उनके हाथ में आने वाला नहीं था। उसके पांव की बेड़ियां उतर चुकी थीं और वो अंधाधुंध झाड़ियों को फलांगता दरख्तों में भाग रहा था। जंगल से वो वाकिफ नहीं था, लेकिन शुमाली भारत के जंगलों की वो काफी खाक छान चुका था और जंगलों की रातों के अंधेरे और सन्नाटे उसके लिए अजनबी नहीं थे। कोई खतरा था तो सिर्फ इस बात का कि किसी तरफ से कोई शेर या चीता न निकल आए। जंगल में पिस्तौल के फायर के दो और धमाके हुए, मगर ये फायर बहुत पीछे हुए, जिससे शाहिद अली को अंदाजा हो गया कि उसका पीछा करने वाले बहुत पीछे रह गए हैं और वो उनसे काफी आगे निकल आया है। शाहिद अली अब दौड़ने की बजाय तेज तेज चलने लगा। फायर के धमाकों को बमुश्किल 1 मिनट गुजरा होगा कि उसे शेर की धाड़ सुनाई दी। शेर के धाड़ने की आवाज उसी तरफ से आई थी जिधर से फायरिंग हुई थी। शेर 2-3 बार गरजा और उसके बाद जंगल में सन्नाटा छा गया। ऐसा मालूम हो रहा था कि उसने अपने शिकार को दबोच लिया है। उसका शिकार जोगी था या उसके साथ आया हुआ पुलिस का आदमी, इस बारे में शाहिद अली को कुछ मालूम नहीं था, लेकिन इतना जरूर हुआ कि उसके बाद जंगल में फायर की आवाज नहीं आई। कमांडो शाहिद अली ने अंधेरे जंगल में अपना सफर जारी रखा, यहाँ तक कि आसमान पर पौ फटने के आसार नमूदार होने लगे। आहिस्ता आहिस्ता सितारे मांद पड़ते गए, फिर सारे आसमान पर सुबह का नूर फैल गया और जंगल के दरख्त, टीले और झाड़ियां साफ नजर आना शुरू हो गईं। जिस वक्त शाहिद अली कमांडो घने जंगल से निकला उस वक्त दिन काफी निकल आया था। दूर खेतों के पार उसे एक बस्ती के मकान दिखाई दिए। वो उसी तरफ चल पड़ा। वो ये मालूम करना चाहता था कि वो किस मकाम पर निकल आया है और वहाँ से करीबी शहर कौन सा है। ये बस्ती काफी बड़ा गाँव था। एक मस्जिद के मीनार देखकर उसे कुछ हौसला हुआ। मस्जिद के इमाम साहब से वो बात कर सकता था। उस वक्त मस्जिद में नमाजी नहीं थे। इमाम साहब अपने हुजरे के बाहर सफ पर बैठे कुछ लिख रहे थे। कमांडो शाहिद अली ने जाकर सलाम किया और अदब से बैठ गया। इमाम साहब ने नजरें उठाकर शाहिद अली को देखा और कहा, परदेसी मालूम होते हो, कहाँ से आए हो? शाहिद अली ने कहा, मोहतरम, दिल्ली से एक दोस्त के साथ शिकार खेलने आया था, जंगल में रास्ता भूल गया, सारी रात भटकता रहा। दिन की रोशनी हुई तो ये बस्ती देखकर आपके पास हाजिर हो गया हूँ। मेरी जेब में कुछ नहीं है, मुझे किसी तरह दिल्ली पहुँचा दें, आपका एहसान कभी नहीं भुलाऊंगा। इमाम साहब ने कहा, मियाँ, इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं, इंसान ही इंसान के काम आता है और एक मुसलमान को तो मुसीबत में दूसरे मुसलमान की जरूर मदद करनी चाहिए। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता मंगवाता हूँ। इमाम साहब ने एक लड़के को आवाज देकर बुलाया और कहा, अंदर जाकर कहो हमारे एक मेहमान आए हैं, इनके लिए नाश्ता भिजवा दें। कमांडो शाहिद अली ने पूछा, जनाब, इस बस्ती का क्या नाम है और यहाँ से कौन सा शहर करीब है? इमाम साहब ने कहा, इस बस्ती का नाम रुकनाबाद है और यहाँ से करीब तरीन शहर मुरादाबाद है। तब शाहिद अली को पता चला कि वो कहाँ से कहाँ निकल आया है। इमाम साहब ने शाहिद अली को नाश्ता करवाया और कुछ पैसे देकर कहा, मियाँ, ये दिल्ली तक के लिए काफी होंगे, माफ कर देना, मैं तुम्हारी इतनी ही खिदमत कर सकता हूँ। शाहिद अली ने कहा, आपकी इतनी ही मदद मेरे लिए काफी है, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। इमाम साहब बोले, भुलवाली का स्टेशन जहाँ से 4-5 मील पर है, वहाँ से तुम्हें मुरादाबाद जाने वाली गाड़ी मिल जाएगी। कमांडो शाहिद अली ने इमाम साहब का शुक्रिया अदा किया और मस्जिद से निकल आया। गांव के बाहर से उसे स्टेशन तक यक्का मिल गया। भुलवाली का रेलवे स्टेशन छोटा सा था। उसने मुरादाबाद का टिकट लिया और गाड़ी का इंतजार करने लगा। एक पैसेंजर ट्रेन काफी देर के बाद आकर रुकी। शाहिद अली उसमें बैठकर मुरादाबाद की तरफ रवाना हो गया। मुरादाबाद से वो दिल्ली वाली गाड़ी में सवार होकर दिल्ली पहुंचा तो सूरज गुरूब हो रहा था। वहां उसे मालूम हुआ कि पंजाब की तरफ जाने वाली गाड़ी रात 9 बजे रवाना होगी। कमांडो शाहिद अली ने बाहर आकर अमृतसर का टिकट लिया और वापस प्लेटफॉर्म पर आकर एक कोने में बैठ गया। मुरादाबाद में उसने थोड़ा बहुत खाना खा लिया था। पंजाब की तरफ जाने वाली गाड़ी 1 घंटा लेट थी। वो रात के 10:15 बजे आई। शाहिद अली एक ज्यादा रश वाले डिब्बे में मुसाफिरों के दरमियान छुप कर बैठ गया। ये गाड़ी सुबह के वक्त अमृतसर पहुंची। वहां से वो जम्मू जाने वाली लारी में सवार हो गया। कमांडो शाहिद अली को वो जम्मू की तरफ जाने वाली लारी में छोड़कर कमांडो शेर खान की तरफ आते हैं।
शेर खान कश्मीर पहुंच चुका था और कमांडो तुराबी को रोहित डैम वाले अपने कामयाब कमांडो ऑपरेशन की सारी कहानी उसने सुना दी थी। अब दोनों को कमांडो शाहिद अली के बारे में तशवीश थी। कमांडो तुराबी कहने लगा, मैं चाहता हूं कि इस मिशन में शाहिद अली भी तुम्हारे साथ जाए। इसकी वजह यह है कि वो इलाके के जंगलाती माहौल से अच्छी तरह वाकिफ है। कुछ वक्त उसका इंतजार कर लेते हैं, अगर वो ना आया तो फिर हम इस मिशन पर रवाना हो जाएंगे। दूसरे रोज शाहिद अली सुबह सुबह पहुंच गया। कमांडो तुराबी और शेर खान उसके गले लगकर मिले। शाहिद अली ने अपने पकड़े जाने और फरार की कहानी मुख्तसर करके सुनाई और कमांडो तुराबी से पूछा, वो कौन सा मिशन है जिसके लिए खास तौर पर हमें पैगाम भिजवा कर बुलाया गया है। कमांडो तुराबी ने शेर खान की तरफ देखा, क्योंकि कमांडो तुराबी ने शेर खान को मिशन के बारे में सारी तफसील बता दी थी। उसने शाहिद अली की तरफ मुतवज्जह होकर कहा, बात यह है कि भारतीय फौज हमारी कश्मीर कॉन्फ्रेंस के एक बहुत बड़े लीडर को अगवा करके किसी नामालूम मकाम पर ले गए हैं। इससे हमारी तहरीक आज़ादी को बहुत बड़ा धचका लगा है। अगर हमने फौरी तौर पर ख्वाजा साहब को भारतीय फौज की कैद से न निकाला तो खतरा है कि भारतीय फौज उन्हें अजियतें देकर हलाक कर देगी। शेर खान ने कमांडो तुराबी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हमारे इतने बड़े लीडर का अगवा सारी दुनिया में हमारी बदनामी का बायस होगा। लोग ये कहने में हक बजानिब होंगे कि हम अपने इतने अहम लीडर की भी हिफाजत न कर सके। कमांडो शाहिद अली कहने लगा, ख्वाजा साहब को किस जगह फौज ने कैद कर रखा है। कमांडो तुराबी ने कहा, हमारे आदमी बड़ी सरगर्मी से इस बात का खोज लगा रहे हैं। कल तक हमें पता चल जाएगा कि ख्वाजा साहब को भारतीय फौज ने कहाँ रखा हुआ है। कमांडो शेर खान और कमांडो शाहिद अली बड़ी तवज्जो से कमांडो तुराबी की बातें सुन रहे थे। कमांडो तुराबी कह रहा था, ख्वाजा साहब हमारी तहरीक आज़ादी के सबसे सीनियर लीडर और मुजाहिद हैं। वो हमारी तहरीक की तमाम सीक्रेट मंसूबाबंदियों के राजदार हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ख्वाजा साहब मौत को हंसी खुशी अपने सीने से लगा लेंगे, लेकिन उनकी जबान से एक भी राज नहीं उगलवाया जा सकता। इसके बावजूद ख्वाजा साहब का दुश्मन, और वो भी भारत जैसा दुश्मन, उसकी कैद में रहना खुद ख्वाजा साहब के लिए भी और हमारे लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। कमांडो तुराबी एक लम्हे के लिए खामोश रहने के बाद बोला, आज के जदीद मेडिकल दौर में ऐसे ऐसे इंजेक्शन दरियाफ्त हो चुके हैं जिनके लगाने के बाद इंसान का शऊर सो जाता है और तहत शऊर बेदार हो जाता है और वो अपनी जिंदगी के गहरे राज भी बता देता है। इस वजह से भी हमें जितनी जल्दी मुमकिन हो सके ख्वाजा साहब को दुश्मन की कैद से निकाल लेना होगा। शेर खान ने पूछा, भारत ने ख्वाजा साहब को कश्मीर की वादी में ही किसी फौजी कैंप में कैद रखा होगा। कमांडो तुराबी ने कहा, हो सकता है उन्हें वादी से निकाल कर भारत के किसी दूसरे शहर में पहुंचा दिया गया हो। बहरहाल ये कल तक हमें मालूम हो जाएगा। इस दौरान एक मुजाहिद ने आकर खबर दी कि भारत 3 बड़ी तोपें मुजाहिदीन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए ला रहा है, जिन्हें कारगिल सेक्टर में नस्ब किया जाएगा। कमांडो तुराबी ने पूछा, क्या ये तोपें वादी में पहुंच गई हैं? मुजाहिदीन ने बताया कि ये तीनों तोपें जो बहुत बड़ी हैं, स्पेयर पार्ट्स की शक्ल में जो फौजी ट्रकों पर रख कर जम्मू से रवाना कर दी गई हैं। तुराबी ने कहा, ठीक है, दुश्मन की ये तोपें रास्ते में ही नीस्तो नाबूद कर दी जाएंगी। शाहिद अली बोला कि मेरा ख्याल है कि हमें नक्याल सेक्टर की पहाड़ियों में घात लगानी होगी। शेर खान ने अपनी राय का इजहार करते हुए कहा, नक्याल सेक्टर वादी कश्मीर के अंदर है। अगर हम अपने मिशन में किसी वजह से कामयाब न हो सके तो इसका मतलब ये होगा कि दुश्मन मुजाहिदीन के खिलाफ इस्तेमाल की जाने वाली तोपें कारगिल सेक्टर में पहुंचा देगा, क्योंकि नक्याल की पहाड़ियों के आगे उसे कोई देखने वाला नहीं होगा। कमांडो तुराबी कहने लगा, शेर खान ने ठीक कहा है, हमें बहुत पीछे किसी जगह घात लगानी होगी। शाहिद अली बोला, हमें ये याद रखना चाहिए कि इन 3 फौजी ट्रकों की हिफाजत के लिए उसके आगे पीछे सिक्योरिटी का जबरदस्त इंतजाम होगा और बारूदी सुरंगों का खोज लगाने वाली गाड़ी भी आगे आगे होगी और उसके अलावा पूरी बटालियन भी साथ होगी। कमांडो तुराबी ने कहा, खा कुछ भी हो, हमें जान की बाजी लगाकर इन भारतीय तोपों को तबाह करना होगा। हम रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करेंगे। शेर खान ने कहा, पहले ये तय हो जाना चाहिए कि हमें किस मकाम पर घात लगानी होगी। कमांडो तुराबी ने वादी कश्मीर का नक्शा निकाल कर सामने फैला दिया और उसे गौर से देखते हुए एक जगह उंगली रखकर बोला, इस पहाड़ी के फौजी गाड़ियां 2 चक्कर लगाकर नीचे वादी में उतरती हैं और जब वो 2 चक्कर खत्म हो जाते हैं तो सड़क एक छोटे से पहाड़ी पुल पर से गुजरती है। ये पुल 2 पहाड़ियों के दरमियान वाक़ है। उसके नीचे 200-250 फुट की गहराई में पहाड़ी नाला बहता है। इस पहाड़ी नाले में नोकीली चट्टानें जगह जगह जमीन से बाहर निकली हुई हैं। इस पुल की लंबाई 60-70 फुट से ज्यादा नहीं होगी। हमें ये पुल ऐन उस वक्त उड़ा देना है जब बड़ी तोपों वाले 3 ट्रक उसके ऊपर से गुजर रहे हों। पहाड़ियों में किसी जगह घात लगाने में इस बात का इम्कान मौजूद है कि हम बड़ी तोपों वाली गाड़ियों को तबाह न कर सकेंगे या ज्यादा से ज्यादा एक ट्रक को तबाह करेंगे और बाकी तोपें हमारे हाथ से बचकर निकल जाएंगी। इस मिशन का तकाजा यही है कि एक ही हल्ले में बड़ी तोपों वाली तीनों की तीनों गाड़ियां तबाह कर दी जाएंगी। कमांडो शेर खान बोला, हमें इस पुल का पूरा जायजा लेना पड़ेगा।
उसके बाद ही कोई फैसला हो सकता है। तुर्राबी ने कहा कि मैंने और शाहिद अली ने इस पुल को अच्छी तरह से देखा हुआ है। तुम्हें दिखाने के लिए हमारे पास इतना वक्त नहीं है, क्योंकि हमें जो इत्तला मिली है उसके मुताबिक बड़ी तोपों को लेकर फौजी ट्रक जम्मू से रवाना हो चुके हैं, जो कल सूरज गुरूब होने से पहले ही इस पुल पर से गुजरेंगे। शेर खान ने कहा, तुम दोनों इस पुल को देख चुके हो और जरूर इसके आसपास के माहौल से भी वाकिफ हो। तुम्हारे ख्याल में हमें वहाँ क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए? शाहिद अली ने अपनी राय का इजहार करते हुए कहा, भारतीय फौज का बड़ा अहम कन्वॉय इस पुल पर से गुजरने वाला है। जाहिर है फौज ने पुल को यूं ही खुला नहीं छोड़ रखा होगा। पुल की दोनों जानिब सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम होगा। हो सकता है 1-2 फौजी हेलीकॉप्टर भी हिफाजत की खातिर कन्वॉय के ऊपर परवाज कर रहे हों। इन हालात में हमें इतनी जल्दी वहाँ बारूदी सुरंगें या रिमोट बम लगाने का मौका नहीं मिल सकेगा। तो फिर तुम्हारे ख्याल में क्या करना चाहिए? तुराबी ने पूछा। शाहिद अली ने कहा, इस सूरत में हम सिर्फ रॉकेट लॉन्चर पर ही इन्हिसार कर सकते हैं। तुराबी ने कहा, मेरा भी यही ख्याल है। तुम्हारा क्या ख्याल है शेर खान? शाहिद अली ने पूछा। मेरा ख्याल है कि तुम्हारा मशवरा बिल्कुल ठीक है। इन हालात में सिर्फ रॉकेट लॉन्चर ही हमें काम दे सकता है, लेकिन इसमें 2 बड़ी कबाहतें हैं। तुराबी ने पूछा, मसलन? शेर खान ने कहा, रॉकेट लॉन्चर का रॉकेट ज्यादा फासला हो तो अपने निशाने से इधर उधर हो जाता है। इसके लिए हमें पुल के ज्यादा से ज्यादा करीब होकर घात लगानी होगी। तुराबी ने कहा, हम ऐसा करेंगे कि जहां तक हमारा ताल्लुक है, हम तीनों सही निशाने पर लॉन्चर से रॉकेट फायर करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। हमें रात के अंधेरे में भी टारगेट पर सही फायर करने का तजुर्बा है। मुझे यकीन है कि हमने अगर ठीक पोजीशनों में घात लगाई होगी तो पुल को बड़ी तोपों वाले 3 ट्रक समेत उड़ा देंगे। हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। शेर खान ने टारगेट नहीं देखा हुआ था। उसने पूछा, यहाँ से पुल कितनी दूर है? तुराबी ने कहा, अगर हम सुबह अंधेरे यहाँ से निकल पड़े तो कल दोपहर तक वहाँ पहुँच जाएंगे। शाहिद अली बोला, हमें इतना वक्फा नहीं डालना चाहिए। मेरा मशवरा यह है कि हम आज आधी रात की तारीकी में रवाना हो जाते हैं, ताकि सुबह होने से पहले टारगेट पर पहुंचकर पुल के आसपास मुनासिब पोजीशनें संभाल लें। शेर खान ने कहा, मैं तुम्हारी तायद करता हूँ। कमांडो तुराबी ने कहा, मुझे क्या एतराज हो सकता है? रॉकेट लॉन्चर और दूसरा असलहा हमारे पास स्टोर में मौजूद है। हम आज ही रात को चल पड़ते हैं। उसके बाद उन्होंने अपने मिशन की तैयारियां शुरू कर दी।